हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने सेल यानी कोशिका चैप्टर के कुछ जानकारी के बारे में पढ़ ली थी। जैसे कि हम लोग कोशिका के बारे में, कोशिका के खोज के बारे में, कोशिका के कुछ कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी हमने दूसरे वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। आज इस सीरीज में ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। इसमें हम कुछ कोशिकांग जो पिछले वीडियो में वीडियो लंबा हो जाने की वजह से छोड़ दिया था उसे डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग कोशिकीय परिवहन के बारे में पढ़ेंगे और कोशिका के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले रसधानी। रसधानी क्या होता है जानते हैं, आइए देखते हैं। रसधानी यानी वैक्यूल्स जो है वो कोशिका में जल के संतुलन और भंडारण का कार्य करती है। जल के संतुलन और भंडारण का कार्य करती है। इसकी जो संरचना है ये एक निर्जीव संरचना है। ठीक है, इसमें कोशिका रस भरा होता है और इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी ये यहाँ जो आपको फिगर में दिख रहा है ये रसधानी है और इसके चारों तरफ जो झिल्ली है इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है। हाँ, इसकी विशेषता ये है कि टोनोप्लास्ट की जो झिल्ली होती है ये कोशिका झिल्ली की तरह अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है, सेमी परमिएबल। जल संतुलन और स्फीति यानी जल के भंडारण का कार्य ये करती है। आइए इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिका की रसधानियाँ जो है वो कोशिका में चारों ओर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है। ठीक है, इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये एकमात्र कोशिकांग है जिसकी झिल्ली जो है वो कोशिका झिल्ली की तरह अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है। हाँ, रसधानियाँ छोटी या बड़ी हो सकती है। रसधानी यानी हम लोग यहाँ देखें तो ये पादप कोशिकाओं में बड़ी रसधानी होती है जबकि जंतु कोशिका में छोटी रसधानी होती है। रसधानियों के भीतर जो है वो ठोस अथवा तरल पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, जंतु कोशिका में रसधानियाँ बहुत छोटी होती है जबकि पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कुछ परिपक्व कोशिका यानी जो मैच्योर सेल है के बीच में एक बहुत बड़ी रसधानी होती है। ठीक है, जिसकी माप कोशिका के 90 यानी कोशिका के आकार का जो 90% 90% भाग है वो रसधानी हो सकती है। इतना बड़ा रसधानी किसी किसी कोशिका में हो सकता है। पादप कोशिका की रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है जो एक प्रकार का निर्जीव पदार्थ है। ठीक है, जिसमें लवक, शर्करा, एमिनो एसिड, अम्ल और कुछ प्रोटीन तथा विभिन्न कार्बनिक अम्ल मौजूद रहते हैं। कोशिका रस पादप कोशिका में जीव द्रव्य का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जीव द्रव्य का। आइए आगे देखते हैं। कोशिका रस युक्त रसधानियां जो है ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? यानी जो रसधानी है उनका कार्य है कि जंतु कोशिका में ये जल का संतुलन बनाए रखती है। कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थ को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। ठीक है, कुछ ऐसे एक कोशिकीय जीव में ये विशिष्ट रसधानियां यानी कुछ जो है वो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। यानी जिसका उपयोग कोशिका के लिए नहीं है उनको कोशिका से बाहर निकाल देती है। ये पादप कोशिका में ये स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। रसधानियां पादप कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। अब है अगला कोशिकांग जिसको केंद्रक कहते हैं। इसे कोशिका के मस्तिष्क के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये दोहरी झिल्ली से बनी हुई संरचना है। ठीक है, दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। ठीक है, इसके भीतर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक रस जो है वो भरा रहता है और केंद्रिका इसमें पाया जाता है। ठीक है, जो आरएनए का संश्लेषण करती है। ठीक है, इसका कार्य ये है कि ये कोशिका की सभी गतिविधि पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, और समन्वय नियंत्रण यानी कंट्रोल ठीक है ये रखता है। ठीक है, कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके कार्य यानी ये जो है ये नियंत्रण और समन्वय के कारण ही इसे कोशिका का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग केंद्रक यानी जो कोशिका का मस्तिष्क है
जिस तरह से मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है, ठीक है, केंद्रक भी कोशिका के गतिविधि को उसी प्रकार नियंत्रित करता है, ठीक है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना हुआ क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। डीएनए एक केंद्रक झिल्ली यानी कि पहले ही बता चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। बिना झिल्ली वाले केंद्रक को वास्तव में केंद्रक नहीं माना जाता है। आगे जब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल तो वहां इसको विस्तार से पढ़ेंगे। आइए केंद्रक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करते हैं। केंद्रक जो है इसको जिसको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है, ये केंद्रक द्रव्य के मध्य गोलाकार और अंडाकार आकृति में होती, इसमें जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। केंद्रक गोलाकार अंडाकार आकृति वाले जैसे वृक्क आकृति के या घोड़े के पैर की आकृति के जैसा भी हो सकता है, गोलाकार अंडाकार के अलावे। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं भी पाया जाता है, ठीक है। कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाया जाता है। सभी जीवित कोशिकाओं में एक समान केंद्रक नहीं होते हैं, ठीक है। केंद्रक की आकृति कोशिका की क्रिया पर निर्भर करती है, ठीक है। एक केंद्रक के संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं, यानी केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले केंद्रक का जो बाहरी एरिया होता है इसको हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो भरा रहता है एक तरल पदार्थ उसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और एक क्रोमैटिन जाल इसमें पाया जाता है। आइए इन तीनों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला है केंद्रक झिल्ली। ये दोहरी परत की बनी हुई एक झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर रहती है, ठीक है। दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच की जगह को हम लोग दोहरी परत वाली जो बीच की झिल्ली है इसको हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। केंद्रक झिल्ली की बाहरी परत जो है वो अंतः प्रद्रव्य जालिका से, जबकि भीतरी परत क्रोमैटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं, ठीक है, जिन छिद्रों से कोशिका द्रव्य के बीच पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। आइए केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य क्या होता है। केंद्रक द्रव्य के भीतर पाए जाने वाले जो जीव द्रव्य होते हैं, केंद्रक द्रव्य के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य होते हैं, इनको ही हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस द्रव्य में मुख्य रूप से प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, के बाद आगे हम लोग देखते हैं क्रोमेटिन जाल, यानी जो गुणसूत्र का एक जाल होता है, ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। क्रोमेटिन नेटवर्क, इसके भीतर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना एक जाल होता है। इसका रूपांतरण जो है वो कोशिका विभाजन के समय यह जाल टूटकर छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है, जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्र ही माता पिता के जो गुणों का मतलब संतानों में स्थानांतरण करने के लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है। आइए क्रोमैटिन जाल को विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। केंद्रक द्रव्य में महीन धागे से बना ये एक प्रकार का जाल है। कोशिका विभाजन के समय काफी स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि क्रोमैटिन जालिका हिस्टोन प्रोटीन, नन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, नन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ठीक है, से मिलकर बना होता है, ठीक है। केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन जालिका दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक बिखरा हुआ रहता है और दूसरा बिखरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग यूकोमैटिन कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है बहुत ही सघन और सख्त रहता है, ठीक है, ये कम बिखरा हुआ रहता है, इसको हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। यू यूक्रोमैटिन जो है वो सक्रिय रहते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन निष्क्रिय रहते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है, इसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। आइए अब है केंद्रिका। केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार संरचना है ये, इसका खोज जो है वो फॉन्टना के द्वारा, फॉन्टना नाम के एक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा किया गया था। डीएनए का ये जो डीएनए का संश्लेषण तथा राइबोसोम का निर्माण इसी में होता है, ठीक है।
कोशिका विभाजन के समय केंद्रक को सहायता प्रदान करता है, ये केंद्रिका। ठीक है, कोशिका के भीतर होने वाले समस्त कार्य गतिविधि का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा किया जाता है और केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कुछ अदर जो सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे जो छोटे छोटे हैं। ठीक है, जैसे स्फीरोसोम, ये पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पेरोक्सीसोम, ये पौधे में प्रकाशीय श्वसन में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये परिवहन व्यवस्था को संभालता है। ठीक है, उसके बाद साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन जो है वो कोशिका को आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। इन सबको हम बारी बारी से भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका के अंदर जो कोशिकांग मौजूद होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके आधार पर जो जैसे इनका जो विकास हुआ उनके डेवलपमेंट के आधार पर कोशिका जो है वो दो प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। आइए इनको बारी बारी से हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप एक ग्राफिक्स की मदद से समझ सकते हैं कि जीवन का जो विकास है वो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन के तहत हुआ, एक क्रमिक विकास जिसको हम लोग कहते हैं। पृथ्वी पर जीवों का विकास एकाएक नहीं हुआ। ठीक है, ये एक क्रम में हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ विषाणु आए, फिर जीवाणु आए, फिर पादपों का निर्माण हुआ, फिर जो जटिल जीव हैं मानव या फिर अन्य, उनका निर्माण हुआ धीरे धीरे। ठीक है, सबसे पहले जो कोशिकाएं थी वो प्रिमिटिव सेल यानी अविकसित कोशिकाएं आई। ठीक है, जिसको कालांतर में वही कोशिकाएं विकसित होकर डेवलप्ड सेल हुई। ठीक है, हाँ, तो जो प्रिमिटिव सेल्स थे यानी जो विकसित नहीं थे वही प्रोकैरियोटिक्स कहलाते हैं, और जो विकसित हो गए यानी डेवलप्ड हो गए उनको हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि कोशिका का जो मुख्य वर्गीकरण है वो दो टाइप्स में है। ठीक है, सबसे पहला प्रोकैरियोटिक सेल यानी अविकसित या प्राचीन कोशिका जिसको हम लोग कहेंगे, और यूकैरियोटिक सेल यानी विकसित कोशिकाएं। ठीक है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पृथ्वी की जो पहली कोशिका है यानी जो एंशिएंट या फर्स्ट सेल हम लोग कहेंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन सा? प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो है वो वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, यानी ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। ऑर्गेनल्स यानी झिल्ली युक्त ऑर्गेनल्स अंगक जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, और केवल 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। ठीक है, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आइए हम लोग डेवलप्ड सेल यानी यूकैरियोटिक कोशिका को समझ। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका से जो विकसित कोशिका बनी वही यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, न्यूक्लियस यानी कि इसमें जो केंद्रक होता है यूकैरियोटिक सेल में, ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं नीले रंग में, गहरे नीले रंग में, यही इसका केंद्रक है। यानी इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो सभी अंगक है वो उपस्थित होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। ठीक है, 80 राइबोसोम, ये सब इसमें उपस्थित रहते हैं। इसके एग्जाम्पल में सभी जंतु और पादप आते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, हम लोग इनको विस्तार से इनके बीच अंतर को समझने का कोशिश करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये प्राचीन, ठीक है, आद्य तथा जो कम विकसित कोशिका है इसका आकार भी छोटा होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल कम विकसित कोशिका है और ये आकार में छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये पूर्ण विकसित और नवीन कोशिकाएं हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका से ये बड़े आकार के होते हैं और इनका विकास, यूकैरियोटिक कोशिका का विकास जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही हुआ है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक जो है ये नहीं पाए जाते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं। वास्तविक केंद्रक कहने का मतलब है कि झिल्ली युक्त केंद्रक। कैसा? झिल्ली युक्त केंद्रक, ऐसा केंद्रक जो दोहरी झिल्ली से
यानी दोहरी जो मेम्ब्रेन है उससे घिरा हुआ नहीं होता है, उसको हम लोग वास्तविक केंद्रक ट्रू न्यूक्लियस नहीं मानते। ठीक है, आइए उसके बाद है कि क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस सब तरह के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं में ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद है केवल एक क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी इसके जो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में केवल 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। केंद्रिका इसमें यानी जो न्यूक्लियस है, सॉरी न्यूक्लियोलस है, वो इसमें अनुपस्थित रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बल्कि अन्य किसी कार्बोहाइड्रेट की बनी रहती है। ठीक है, कोशिका भित्ति और इसमें जो यूकैरियोटिक है इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का विभाजन जो है विखंडन एवं मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का विभाजन माइटोसिस मियोसिस के द्वारा होता है। ठीक है, हाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो सभी पादपों और जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, सभी पादपों और जंतुओं में पाया जाता है। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच एक मेजर डिफरेंस जो है वो रहता है। ठीक है, अब हम लोग कोशिकांगों के आधार पर, ठीक है, पादप और जंतु के बीच जो कोशिकाएं हैं उनके बीच कुछ अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पादप की जो कोशिकाएं हैं, दोनों ही कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका है, दोनों ही कोशिकाएं कैसी कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी ये जो आप ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं बाहरी आउटर लेयर, ठीक है, ये कोशिका भित्ति है, ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में जो है वो कोशिका भित्ति एब्सेंट रहती है, सेल वॉल एब्सेंट रहती है। ठीक है, यहाँ ये इसकी जो बाहरी परत है ये कोशिका झिल्ली होती है, पहले भी हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है रसधानी, इसमें जो रसधानी है वो बड़ी होती है, पादप कोशिकाओं में रसधानी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रसधानी जो है वो छोटी होती है। ठीक है, इसमें लवक पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाता है जिसको प्लास्टिड कहते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ, जबकि जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है तारक काय, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और दोनों ही कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, लेकिन इसकी जो संरचना है वो अलग अलग है। ठीक है, आइए हम लोग इसको थोड़ा और भी विस्तार से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण की हम लोग बात करें तो जो पादप कोशिका है इसका आकार बढ़ता है। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका जो है ये कोशिका की संख्या बढ़ाते हैं, यानी कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका में दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब है क्लोरोफिल, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्लोरोफिल जो है वो कोशिका द्रव में बिखरा रहता है। ठीक है, इसी के वजह से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। ठीक है, हाँ, अब देखिए इनके अंतर को हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं कि पादप और जंतु दोनों ही कोशिकाएं जो है, दोनों ही कोशिकाएं कैसी होती है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। ठीक है, पादप और जंतु कोशिका में संरचना के दृष्टि से जो भी अंतर है उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत होती है, जबकि जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। आकार और जंतु कोशिका यानी कि जो आकार है वो
पादप कोशिका का बड़ा होता है, ठीक है, पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है, ठीक है, जबकि जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है। कोशिका का आकार बढ़ने से इसमें वृद्धि होती है, जबकि पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में इनकी संख्या में वृद्धि होने से इनकी आकार बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद है पादप कोशिका जो है, इसमें कठोर जो होती है, कोशिका भित्ति के कारण ये कठोर होती है और इनका आकार भी नियमित होता है, जबकि जंतु कोशिका जो है वो अनियमित आकार का होता है, ठीक है। अब है कि लवक जो है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और आवर्णी लवक। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, जंतु कोशिका में लवक की उपस्थिति नहीं होती है, यानी लवक जो है इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। और सेंट्रोसोम जो है वो पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये केवल और केवल जंतु कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग है। पादप कोशिका में रसधानियां बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी होती है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, ऊर्जा का संग्रह जो है पादप कोशिका में वो स्टार्च के रूप में होता है, ये नया फैक्ट आया आपके सामने, ठीक है। हाँ, और जंतु कोशिका में जो है वो ऊर्जा का संग्रह ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। याद रखिएगा, आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का चलन आजकल बढ़ रहा है, तो ऐसे पूछे जा सकते हैं। और देखिए, पादप कोशिका में सीलिया जैसे प्रचलन अंगक का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में सीलिया, फ्लैजिला जैसे प्रचलन अंगक जो है वो उनका निर्माण होता है। सॉरी, ये प्रचलन होगा, प्रचालन नहीं, ठीक है। आइए, अब है विसरण और परासरण, ये क्या होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। आइए समझते हैं इनको, कि जैसे जीवित तंत्र यानी पदार्थों का जो परिवहन होता है कोशिकाओं में, कुछ पदार्थों का बाहरी वातावरण से प्रवेश या कोशिका से बाहर कुछ पदार्थों का निकलना जो है, ये विसरण और परासरण प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है, और इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का जो खपत है वो नहीं होता है, ठीक है। आइए इनको बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कोशिकीय परिवहन के लिए जो है वो एक तरह का तंत्र है, ठीक है। और ये जो विसरण और परासरण है ये उच्च सांद्रता से निम्न निम्न सांद्रता की ओर होती है। देखिए, एक ग्राफिक्स की मदद से बहुत ही बेहतरीन आपको समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की कोई ऊर्जा जो है वो नहीं इस्तेमाल होती, ठीक है। हाँ, देखिए, ये है हाई कंसंट्रेशन से इसका जो विसरण और परासरण की दिशा है स्थानांतरण की, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, ठीक है। अब है कि कोशिका में पदार्थों का आवागमन बिना किसी ऊर्जा खपत यानी एटीपी की खपत के होता है, ठीक है, ठीक है। विसरण जो है ये इसको डिफ्यूजन कहते हैं, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों के परिवहन के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। जबकि परासरण जो है वो केवल जलीय जल यानी कि जो द्रव अवस्था है ऐसे पदार्थों के लिए मतलब कि जिम्मेवार, ठीक है। आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग विसरण यानी डिफ्यूजन को समझते हैं। इसके द्वारा जो कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है बाहरी वातावरण से, वो विसरण के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो कोशिकाओं में जो गैसों का आदान प्रदान है वो किस क्रिया द्वारा संपन्न होता है, विसरण द्वारा, ठीक है। पदार्थों का जो यानी ये जो परिवहन है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करने के कारण होता है, ठीक है। और ये तब तक होते रहता है जब तक कि कोशिका के अंदर, कहाँ, कोशिका के अंदर और कोशिका के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ उस गैस की सांद्रता बराबर न हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल है कि रेस्पिरेशन में यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मिश्रण प्रक्रिया को थोड़ा विस्तार से। तो इस विधि द्वारा पदार्थों की तीनों अवस्था का परिवहन होता है, तीनों अवस्था, गैस, ठोस, द्रव जो भी है, ठीक है। मिश्रण की क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि पदार्थ के अणुओं की सांद्रता समान न हो जाए, यानी ये कोशिका है, इसके अंदर एक और जो पदार्थ हैं उनकी सांद्रता और इनके बाहर के पदार्थों की सांद्रता, यानी मान लीजिए कोशिका के अंदर जो हवा है
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बाहर जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब तक बराबर न हो जाए तब तक विसरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। ठीक है। आइए, कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान जो है वो विसरण के द्वारा ही होता है। ठीक है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा ही जलवाष्प बाहर निकलता है। ठीक है। विभिन्न पोषक तत्वों को बाहरी वातावरण से कोशिका विसरण द्वारा ही ग्रहण करते हैं। इस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पौधे में हम तो कहते हैं कि क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें पहला क्वेश्चन ही ये है कि पादपों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। ठीक है। तो पादप हो या जंतु, दोनों की कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा ही होता है। ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है। आपके 2019 के CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। अब है कि इत्र का सुगंध जो है वो विसरण क्रिया द्वारा ही वातावरण में फैलता है। खैर ये जो हमारा फैक्ट है वो चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हमने यहाँ जोर दिया है। ठीक है। विसरण की क्रिया जो है ये धीमी गति से होती है। इसके लिए कोशिका का जीवित होना जरूरी है। ठीक है। जीवित होना जरूरी है। विसरण द्वारा स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरे कोशिका में या केवल कम दूरी तक ही हो सकता है, ये इसका लिमिटेशंस है। ठीक है। अब है कि विसरण की दर जो है वो पदार्थों के आकार पर निर्भर करता है। छोटे आकार के जो पदार्थ होंगे उनका विसरण तेजी से होता है, जबकि बड़े आकार के पदार्थों का विसरण थोड़ा लेट होता है, समय लगता है उसमें। ठीक है। अब है दूसरा प्रक्रिया परासरण। इससे केवल जल का प्रबंधन यानी जल के प्रबंधन के लिए ही ये जिम्मेवार प्रक्रिया है। ठीक है। और सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये प्रक्रिया एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के कारण झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। यूं कहें कि जब अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं होगी तो विसरण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं होगी। ठीक है। हाँ, अब है ये भी जो है वो कम सॉरी ये हाँ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है। ठीक है। उसके बाद जल यानी वाटर जो है वो अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर झिल्ली के माध्यम से इस प्रक्रिया में जाता है। ठीक है। कम गाढ़े घोल से अधिक गाढ़े घोल की ओर पानी का जाना इसका एक उदाहरण है। ठीक है। पौधे के जड़ों से पानी जो है ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है, वो विसरण प्रक्रिया द्वारा ही पहुंचता है। ठीक है। हम लोग इससे पहले जाइलम और फ्लोएम इसके बाद जब ऊतक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जाइलम और फ्लोएम के द्वारा कैसे पौधे जो है वो जमीन से जल को अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाते हैं, इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां इसकी चर्चा फिर से होगी। ठीक है। अब परासरण के से संबंधित जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको हम लोग एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे। परासरण जो है वो केवल जल के अणुओं के परिवहन के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया है। ठीक है। ये कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है। कोशिका में यह क्रिया अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। ठीक है। यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के बिना जो परासरण की प्रक्रिया है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। हाँ, परासरण द्वारा जल का गमन तब तक होता है जब तक अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी इस तरीके की एक झिल्ली है, इसके दोनों ओर जो जल की मात्रा है वो बराबर न हो जाए। ठीक है। हाँ, पौधे अपने मूल रोम द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है। ये परासरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब है कि पादप कोशिका में जल का संचलन परासरण क्रिया द्वारा ही होता है। ठीक है। परासरण द्वारा पौधे पत्तियों से भोजन का परिवहन विभिन्न भागों में होता है, यानी ये केवल जल के अवशोषण के लिए जिम्मेवार प्रक्रिया नहीं है। पौधे द्वारा जो पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है उनको पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाने के लिए भी जिम्मेवार क्रिया जो है वो परासरण ही है। ठीक है। अब है कि पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने और बंद होने का मुख्य जो कारक है यानी मुख्य भूमिका जो है वो परासरण प्रक्रिया का ही होता है। ठीक है। आइए अब हम लोग इससे संबंधित एक और फैक्ट को समझेंगे, वो है परासरण दाब। ठीक है। विलयन द्वारा उत्पन्न जो दाब होता है यानी कि कोई भी द्रव पदार्थ जो है
जिसका परासरण प्रक्रिया द्वारा मतलब कि कोशिका में प्रवेश या कोशिका से बाहर निकालना होता है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। ठीक है, तो उस झिल्ली पर विलयन द्वारा जो दाब, ठीक है, विलायक के गमन को रोक देता है। ठीक है, क्या करता है, विलायक के गमन को रोक देता है। और यही दाब जो है वो परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, परासरण दाब जो है वो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, अब है परासरण का कोशिका के साथ संबंध। ठीक है, परासरण से कोशिका पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम लोग देखते हैं। प्रत्येक कोशिका में जो है कुछ द्रव्य पदार्थ भरे रहते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कोशिका रस के रूप में इसमें द्रव्य पदार्थ होते हैं। एक रसधानी होती है जिसमें भी रस भरा रहता है। ठीक है, हाँ, कोशिका में पाए जाने वाले जो विलयन की कोशिका में पाए जाने वाले जो विलयन है, यानी इसमें जो रस भरा रहता है, इनकी तुलना हम लोग 3 प्रकार के विलयन से करके देखेंगे। ठीक है, तीनों में बारी बारी से 3 परख नली लेंगे, तीनों में हम 3 प्रकार के विलयन डालेंगे, देखते हैं उसको। तीनों में कोशिकाओं को डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि किसका क्या प्रभाव होता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है कि विलयन का प्रकार कौन कौन सा होता है। सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी अल्प पराशरी विलयन जो है वो है। दूसरा है आइसोटोनिक यानी सम पराशरी विलयन, और तीसरा है अति पराशरी विलयन। ठीक है, हाँ, तो जो अल्प पराशरी विलयन है इसमें हम कोशिका को डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सम पराशरी में क्या होगा, अति पराशरी में क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग बारी बारी से सबको। आइए, सबसे पहला है समपराशरी विलयन में हम लोग किसी कोशिका को डालते हैं। ये होता क्या है वो देखते हैं। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता तथा परासरण दाब, सांद्रता और यानी उसका कंसंट्रेशन और परासरण दाब जो है वो कोशिका रस की सांद्रता, ठीक है, और परासरण दाब के समान होती है। ठीक है, वो विलयन ही समपराशरी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये और इस विलयन में जब कोशिका को रखते हैं तो जल का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि परासरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है, और यहाँ क्या है, दोनों ही तरफ सांद्रता बराबर है, तो इसका कोई प्रभाव कोशिका पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब है अल्प पराशरी। अल्प पराशरी विलयन क्या होता है, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है। इसकी सांद्रता और परासरण दाब जो है वो कोशिका के सांद्रता और परासरण दाब से कम होती है। ठीक है, यानी कोशिका का जो परासरण दाब है ये ज़्यादा होता है, जबकि विलयन का परासरण दाब जो है वो कम होता है। इस तरह के एक बर्तन में अगर ये इस प्रकार का विलयन रखा हुआ है और ये कोशिका है, ठीक है, हाँ, तो हम लोग इस विलयन में जब कोशिका को रखते हैं तो कोशिका में जल के अणु जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, कोशिका में जल के अणु प्रवेश कर जाते हैं और परिणाम स्वरूप जो जल है, जो कोशिका है वो फूल जाता है। ठीक है, और यहाँ जल के प्रवेश करने की यानी कोशिका में जल के प्रवेश करने की जो क्रिया है उसको अंतः परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः परासरण। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी अति पराशरी विलयन। समझते हैं सबसे पहले ये विलयन क्या होता है। तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता और परासरण दाब कोशिका से अधिक होती है। ठीक है, यानी कि एक बर्तन में अगर हम कोई विलयन रखे हैं और उसमें कोशिका डाल रहे हैं तो कोशिका का जो परासरण दाब और उसकी जो सांद्रता है वो कम होगी। ठीक है, जबकि इसमें जो विलयन है उसका परासरण दाब और उसका जो सांद्रता है वो अधिक होगा। ठीक है, हाँ, इसमें जब कोशिका को रखेंगे तो हम लोगों को पता है कि ये कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर इसका गमन होगा। ठीक है, तरल पदार्थ का, तो इसमें कोशिका से बाहर मतलब कि जल के अणु है वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप जो कोशिका है वो सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, कोशिका सिकुड़ जाएंगे और इनका आकार और वजन दोनों ही घट जाएगा। तो इस तरह जो कोशिका से जल के अणु को बाहर निकलने की क्रिया है उसको बाह्य परासरण कहते हैं, और कोशिका को सिकुड़ने की क्रिया को हम लोग जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है, कोशिका की
सिकुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। आइए इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक व्यवहारिक उदाहरण है, अचार खराब क्यों नहीं होता है? ठीक है, बहुत दिनों तक यूं तो हम आम को काट के रखते हैं तो वो खराब हो जाता है, या किसी भी वेजिटेबल्स को काट के रखते हैं तो वो खराब हो जाता है, लेकिन जब उसका अचार बनाते हैं तो अधिक दिनों तक प्रिजर्व रहता है। कैसे? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कि अचार में जो नमक की मात्रा है वो बहुत अधिक होती है, तो ये एक तरह का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अति पराशरी विलयन बन जाता है। और जब इसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया जो है अचार में गिरता है या प्रवेश करता है, तो उनका पानी यानी कि चूंकि विलयन जो है वो हाइपरटोनिक है, अति पराशरी विलयन है, और जब कोई यानी बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो इसके कोशिका के अंदर की जो कोशिका रस है वो उसका परासरण दाब और उसका सांद्रता जो है वो अचार से के परासरण दाब से कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसके अंदर के जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, और सच पूछे तो इनका जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। इनका जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है और ये सिकुड़ जाता है इनकी कोशिका, और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हाँ। और जीव द्रव्य कुंचन जो प्रक्रिया है इसको अंग्रेजी में प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। कभी कभी एग्जाम में जीव द्रव्य कुंचन न कह के सीधे प्लाज्मोलाइसिस ही पूछ लेता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब है कि अचार में अधिक मात्रा, उसी को फिर से दोहरा देते हैं कि अचार में अधिक अधिक मात्रा में नमक होने के से जो सूक्ष्म जीवों की कोशिका है उनका क्या हो जाता है? जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस, और इसी कारण से अधिक दिनों तक अचार जो है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, और इनसे जब वो बाहर अंत सबसे पहले समझते हैं कि ये एक विशेष प्रकार का विसरण है। ठीक है, जब कोशिका में जब कोई जीवाणु जो है वो अचार में प्रवेश करता है तो इनकी जो जल के अणु है इनके कोशिका की वो बाहर निकल जाते हैं, तो ये एक विशेष प्रकार का विसरण है। ठीक है, अ, ठीक है, जो ये इससे रिलेटेड नहीं है। अंतःशोषण की हम लोग बात कर रहे थे, चलिए। ठीक है, तो ये एक विशेष प्रकार का विसरण है अंतःशोषण। ठीक है, जिसमें गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, लकड़ी, सूखे बीज आदि ये जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं। ठीक है, यही जो है वो अंतःशोषण कहलाता है, यानी कि इनकी जो कोशिकाएं हैं वो जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, पहले भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं, तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं। ये एक छोटी नलिकाकार संरचना है। कैसी संरचना है? नलिकाकार, ट्यूब जैसी। नाम से ही स्पष्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो ये कोशिका द्रव में पाई जाती है। इनका कार्य क्या है? ये कोशिका विभाजन के समय संपीडलन निर्माण में, ठीक है, संपीडल निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, हाँ, सॉरी, स्पिंडल निर्माण में। ठीक है, हाँ, और सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला आदि का निर्माण भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब है स्फीरोसोम। पहले भी पढ़े हैं, फिर से देखते हैं कि इसे पादप कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है, और ये वसा संश्लेषण तथा संग्रहण का कार्य करता है। कुछ विशेष इसमें है नहीं। अब है साइटोस्केलेटन। पहले भी पढ़ चुके हैं। ये प्रोटीन का बना हुआ एक सूक्ष्म तंतु जैसा जाल है। ठीक है, और ये कोशिका द्रव में फैला रहता है। ठीक है, ये एक तरह से रचनात्मक ढांचा बनाता है। ठीक है, जिससे कोशिका की आकृति को बनाए रखना आसान हो जाता है। ठीक है, अब है एक और कोशिकांग। ठीक है, जो जिसको हम लोग पेरोक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरोक्सीसोम। ये पौधे में प्रकाशीय श्वसन में मदद करता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद है कि ये कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पादन में सहायक होता है। ठीक है, कोशिका में किस चीज़ का ये वो सहायक होता है, किस चीज़ के उत्पादन में? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पादन में। ठीक है, अब है कोशिका विभाजन। ठीक है, यानी कि जीवन का विस्तार। एक कोई कोशिका है उससे विभाजित होके दो कोशिकाएं बनती है। ठीक है, फिर ये कोशिकाएं विभाजित होती है मैच्योर होने के बाद। तो इस तरह से कोशिका की संख्या वृद्धि होने से जीवों के शरीर का आकार बढ़ता है, जीवन का विस्तार होता है। ठीक है, तो
कोशिका जो विभाजन है वो 3 प्रकार से होती है। सबसे पहला एमाइटोसिस यानी कि असूत्री कोशिकीय विभाजन, और दूसरा माइटोसिस यानी समसूत्री कोशिकीय विभाजन, और तीसरा है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। हाँ, आइए तीनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले कोशिका विभाजन पर एक नज़र डालते हैं। तो पुराने तथा जो पैतृक कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनसे नए कोशिका यानी संतति कोशिका जिसको डॉटर सेल कहते हैं, इनका जो निर्माण होता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन में केंद्रक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। जीवन की निरंतरता जो है वो कोशिका विभाजन पर ही निर्भर करती है। ठीक है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला असूत्री, दूसरा समसूत्री और तीसरा अर्धसूत्री। ठीक है। आइए तीनों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला है असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस। ठीक है। और समसूत्री विभाजन उसके बाद। तो जो एमाइटोसिस है, इसमें सबसे पहले जीवाणु जो है वो उनका आकार लंबा होता है। ठीक है। उसके बाद बीच से ये पतला होते हैं और केंद्रक जो है वो लंबा होने लगता है, खींचने लगता है। ठीक है। उसके बाद केंद्रक टूटते हैं और संपूर्ण कोशिका जो है वो टूटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है। उसी तरह से माइटोसिस में क्या है, ये पादप कोशिकाओं में जो है वो सेल प्लेट बनती है सबसे पहले। ठीक है। जंतु में नहीं बनती है। ठीक है। हाँ, देखिए सबसे पहले असूत्री विभाजन, इसमें सबसे पहले केंद्रक लंबा होता है और फिर 2 भाग में टूट जाता है। ठीक है। इसके बाद कोशिका द्रव 2 भाग में विभाजित हो जाती है और पूरा कोशिका जो है, यानी कि जो 2 कोशिका द्रव है वो एक एक केंद्रक को घेर कर नया कोशिका बना लेती है। इस प्रकार कोशिका की विभाजन में क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। इस तरह से जब कोशिका का विभाजन होता है, यानी असूत्री विभाजन से जब भी कोशिका विभाजित होंगी, तो इसमें क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। हाँ, और न ही केंद्रक झिल्ली का लोप होता है, यानी केंद्रक की झिल्ली जो है वो भी बनी रहती है, ये गायब नहीं होती। ठीक है। जीवाणु तथा रोगग्रस्त कोशिका में असूत्री विभाजन ही होता है। जैसे हमारी कोई कोशिका जो है वो बहुत, हमारा जो शरीर है इसकी कोई भी कोशिका डैमेज हो गई है, तो उनको रिपेयर करने के लिए जब नई कोशिका का निर्माण होता है, तो वहाँ जो कोशिका का विभाजन होगा वो असूत्री विभाजन के द्वारा ही होगा। ठीक है। अब है समसूत्री विभाजन। इस कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? वाल्टर प्लेमिंग ने किया था। ठीक है। वाल्टर प्लेमिंग ने। इस विभाजन में जंतु और पौधे के कायिक कोशिकाओं में विभाजन होता है। ठीक है। ये 2 अवस्था में होती है, जिसको हम लोग पहला अवस्था जो है इसको कैरियोकिनेसिस कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है, यानी केंद्रक जो है वो लंबा होते हैं, फिर बीच से टूट जाते हैं। फिर साइटोकिनेसिस प्रक्रिया होती है, और इसमें जो कोशिका रस जो द्रव है, जो है कोशिका द्रव, यानी जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक के अलावा जो ये भाग होता है उसको का विभाजन होता है और कोशिका 2 भागों में बट जाती है। पौधे और जंतु दोनों में ही ये समान रूप से। ठीक है। अब है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। ये जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है। ये केवल किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में। ठीक है। जैसे कि जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। तो ये जो है ये केवल परिपक्व जनन कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है। ठीक है। यानी कि शुक्राणु की कोशिका, अंडाणु की कोशिका, ये जो विभाजन है ये भी 2 चरणों में संपन्न होती है। हालांकि जो सेल डिवीजन टॉपिक है, सेल डिवीजन, इनसे बड़ा ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ऐसा एग्ज़ाम जो 10th लेवल पे साइंस जिसमें पूछा जाता है, वहाँ सेल डिवीजन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आप गौर कीजिएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में है या नहीं। या 12th लेवल पे भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें एकदम क्वेश्चंस न के बराबर सेल डिवीजन से पूछे गए हैं। हमने जो PYQs हैं उनके विश्लेषण से इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। ठीक है। तो इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को एक बार देख लें कि आपके सिलेबस में कोई भी चैप्टर है, तभी उसको पढ़ें। फालतू फिजूल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आइए आगे देखते हैं।
अब है कि परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उन पर चर्चा करते हैं हम लोग कि क्या-क्या पूछा जाएगा। तो जो सेल ब्रेन यानी केंद्रक है, इनको एक बार पढ़ लें, इनसे लगातार क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं। राइबोसोम से क्वेश्चन आते रहते हैं, राइबोसोम के टाइप से, ठीक है? प्रोकैरियोटिक में 70 एस राइबोसोम, यूकैरियोटिक में 80 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, ये भी एक बार देख लीजिएगा। प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ कैसे करते हैं, तो वो अपना सेल के साइज को इंक्रीज करते हैं, जबकि एनिमल जो है वो नंबर ऑफ सेल यानी कोशिका की संख्या को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है या आचार जो है वो कैसे सुरक्षित रह जाता है, ये प्रिजर्वेशन मेथड यानी जो प्लाज्मोलाइसिस प्रक्रिया है, इसको एक बार देखिएगा, ये बार बार पूछा जाता रहा है। उसके बाद प्लांट में जो सेल डिवीजन है वो किस तरह से होता है, सेल प्लेट का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। हाँ, तो ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद है मियोसिस, ठीक है। इनसे मतलब किस तरह से संतति कोशिका का निर्माण होता है, जो डॉटर सेल है वो क्या होता है, ठीक है, जो पेरेंट सेल है वो क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है। हाँ, अब जब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है, तब हम एक और वीडियो इस चैप्टर का लाएँगे, जिसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, आगे एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है या पहले से किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, उसका एक बेहतरीन कंपाइलेशन आपके सामने होगा और उसका एक विस्तृत व्याख्या भी हम इस अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका मकसद सरकारी नौकरी प्राप्त करना है तो हम आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन, अप्रिशिएट योर अटेंशन एंड इंटरेस्ट। थैंक यू। हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अदर सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कीजिए।